हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम जो हमारा पैथोलॉजी के अंदर जो हमारी सीरीज चल रही थी लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम शुरू करते हैं न्यूमोकोनियोसिस के बारे में। न्यूमोकोनियोसिस का मतलब होता है, न्यूमो मतलब होता है लंग्स, ग्रीक वर्ड्स हैं जिसमें कि लंग्स होता है, कोनियोसिस मतलब होता है डस्ट। तो ऐसी लंग डिजीजेज जो कि डस्ट के इनहेलेशन से फैलती हैं, डस्ट के इनहेलेशन से कॉज होती है, उनको हम बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहता है। लंग डिजीजेस कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट। ठीक है, ग्रीक ओरिजिन्स होते हैं, न्यूमो मतलब लंग होता है, कोनिस मतलब डस्ट होता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज डस्ट डिजीजेज और ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज, कॉमन इन वर्क इन्वायरमेंट जिसमें कि डस्ट एक्सपोजर होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है ना, केजीएफ में आपने इस तरह की माइंस देखी होंगी, उसके बाद काल की मूवी में भी आपने इस तरह की माइंस देखी होंगी जो कि उसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी कोई डस्ट पार्टिकल होता है उसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे वो डिजीज़ को, लंग के अंदर डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डस्ट पार्टिकल की जिससे कि वो डिजीज़ करने में केपेबल होता है। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल। अगर जो हमारा पार्टिकल है 5 माइक्रोन से बड़ा है तो वो अपर एयर्स में ट्रैप हो जाता है और मैक्रोफेजेस से उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर वो 1 से 1 माइक्रोमीटर से कम होता है तो इफिशिएंटली डिपॉजिटेड इन एल्वियोली में वो डिपॉजिट हो जाता है, मतलब और अंदर चला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सॉल्युबिलिटी इन फिजियोकेमिकल कंपोजिशन, इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई पार्टिकल इनर्ट होगा तो कोई भी वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, और अगर कोई रिएक्टिव होगा तो डिजीज कॉज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, बेरिलियम की जो डस्ट होती है वो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन कर सकती है, ग्रेन्युलोमा बना देगी। लेकिन हो सकता है नॉर्मल डस्ट जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो रहा है वो इनर्ट डस्ट है, उससे कोई अफेक्ट ही ना हो। उसके बाद अमाउंट ऑफ डस्ट रिटेन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे डिजीज़ के, क्योंकि जो पूरी डिजीज़ प्रोसेस होती है वो पीरियड ऑफ एक्सपोजर से बहुत उसका रिलेशन होता है। 3 पॉइंट्स ये हो गए। उसके बाद एडिशनल इरिटेंट्स, आपके पास ऑक्यूपेशनल डस्ट एक्सपोजर तो है ही साथ में, लेकिन और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एडिशनली कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, टबैको स्मोकिंग है, तो इसमें स्मोकिंग में जो टबैको स्मोक आता है वो सारी मिनरल जितनी भी डस्ट होती है उनकी पैथोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है। लेकिन एक स्पेसिफिक कॉज होता है, स्पेसिफिक डिजीज होती है, स्पेसिफिक एस्बेस्टोसिस जो एक डिजीज होती है, लंग डिजीज होती है, जिसमें टबैको स्मोक एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल एस्बेस्टोसिस का जो हमारा रहता है, और एस्बेस्टोसिस से फिर बाद में जो कार्सिनोमा में कन्वर्ट होता है वो होता है मीजोथीलियोमा। इसमें एक्स्ट्रा स्मोकिंग, टबैको स्मोक एक एडिशनल रोल प्ले करता है। ठीक है, होस्ट फैक्टर्स की बात करें तो कोई लोगों में क्लियरेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी अच्छी होती है तो क्लियरेंस मैकेनिज्म अच्छा होता है, डिजीज धीरे प्रोग्रेशन होगा उसका। लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों में इम्यून स्टेटस उनका वीक होता है जिसके कारण से उनकी जो डिजीज प्रोग्रेस है वो ज़्यादा हो सकती है, तो होस्ट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल आ गया, फिर सॉल्युबिलिटी एंड फिजियोकेमिकल कंपोजिशन आ गया कि इनर्ट है, रिएक्टिव है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डस्ट रिटेन, अमाउंट कितना रिटेन हुआ है, एडिशनल इरिटेंट्स कितना है, टबैको स्मोक का एक्सपोजर है कि नहीं है, होस्ट फैक्टर्स, बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के, पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल को लेकर के। ठीक है, अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो डस्ट है वो हमारे लंग्स को कैसे अफेक्ट करती है, तो ये डिपेंड करता है साइज़ पर। अगर साइज़ 5 माइक्रोन से ज़्यादा है तो ये टर्मिनल एयरवेज में ट्रैप हो जाएंगे। अब
मैं एक बार जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया टर्मिनल ब्रोंकियोल कहाँ पे, टर्मिनल एयरवे कौन से होंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये टर्मिनल एयरवेज हैं और एल्वियोलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियस बात है वो यहाँ पे जाके स्टक हो जाएंगे, लेकिन जो छोटा पार्टिकल होगा वो एल्वियोलर तक पहुँच जाएगा, एल्वियोलाई तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस और एक्सपेक्टोरेटेड, या तो एल्वियोलर मैक्रोफेज उन्हें क्लियर कर देंगे या फिर वो एक्सपेक्टोरेट भी हो सकते हैं, खांसी के द्वारा बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन जो लेस देन 1 माइक्रोन से छोटे छोटे हैं वो डीपली डिपॉजिटेड इन एल्वियोली में जा करके डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ऐसे केसेस में अगर ये एल्वियोली में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे तो डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस जो वहाँ पे मर जाएंगे और जो उनको एंगल्फ करेंगे और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, जिसके कारण से फाइब्रोसिस होगा। और फाइब्रोसिस होगा तो अलग अलग तरह की डिजीजेज होंगी, अगर वो नोड्यूलर है या फिर वो इंटरस्टिशियल है, तो दोनों तरह में अलग अलग डिजीज़ का जो है वो पैथोजेनेसिस हमें देखने को मिलेगी। अब टिश्यू रिस्पॉन्सेज टू इनहेल्ड डस्ट, कौन किस तरह की डस्ट से किस तरह का टिश्यू रिस्पॉन्स आता है, उससे हमें डिफाइन होगा कि कौन सी डिजीज़ होने वाली है, ठीक है। तो अगर कोल पार्टिकल्स हुए या फिर सिलिका हुआ, सिलिका पार्टिकल्स हुए, तो हमारे लंग्स जो हैं वो फाइब्रस नोड्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे लंग पार्टिकल्स? लंग पार्टिकल्स जो हैं वो फाइब्रस नोड्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एस्बेस्टोस का पार्टिकल हुआ तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगा, और अगर बेरिलियम हुआ, बेरिलियम डस्ट हुई, तो क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा और ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। क्या क्या होगा? अगर फाइब्रस नोड्यूल्स कहाँ कहाँ पे बनेंगे, कौन कौन सी डिजीजेज हैं, तो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस डिजीज और सिलिकोसिस में फाइब्रस नोड्यूल्स बनेंगे, ठीक है। नोड्यूलर फाइब्रोसिस इन रिस्पॉन्स टू डस्ट के कारण। फिर अगर एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है, एस्बेस्टोसिस है एग्जाम्पल, तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगा जिसमें स्कारिंग ऑफ द लंग इंटरस्टिशियम की स्कारिंग हो जाएगी। और अगर बेरिलियोसिस है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा और जिसमें कि इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट होगा, जिससे ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन बनेगा। तो तीन आपको याद करने हैं कि अगर फाइब्रोसिस नोड्यूल्स है, फाइब्रस नोड्यूल्स हैं, तो कोल वर्कर न्यूमोकोनियासिस में होगा, सिलिकोसिस में होगा, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एस्बेस्टोसिस में होगा, यानी कि स्कारिंग हो गई है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो वो बेरिलियोसिस में होगा, जिसमें कि इम्यून ओवर रिएक्शन होगा, जिसके कारण ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पहली जो इमेज है उसमें हम देख रहे हैं कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में जो नोड्यूलर फाइब्रोसिस की बात हुई थी वो हम देख पा रहे हैं। ये जो है वो कोल वर्कर्स है और ये सिलिका इंडस्ट्री वाले लोग हैं। सिलिकोसिस की मतलब सिलिकोसिस वाली डिजीज है, तो ये सिलिकोसिस आ गया, ठीक है। दोनों के बारे में आप देखो, यहाँ पे नोड्यूलर फाइब्रोसिस इस तरह का ये चीज़ हो रही है, इस तरह से ये नोड्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये बड़े बड़े नोड्यूल्स हैं, ये एक छोटी डिजीज़ है, छोटे छोटे बना, फिर ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ जब हो गई है तो इसमें इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े एकदम बन गया, ठीक है। दोनों समझ में आए? अभी बस बेसिक आपको डायग्राम्स देखने। उसके बाद एस्बेस्टोस के बारे में बात करें तो हमने बताया था एस्बेस्टोस में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो रहा है, जिसको आप स्कारिंग बोल सकते हो। तो ये लंग स्कारिंग हो रही है। और अगर यही एस्बेस्टोस अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हुआ और लंबे समय तक मीजोथीलियोमा, यानी कि एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि स्पेसिफिक होता है एस्बेस्टोसिस का, लंग कैंसर होता है मीजोथीलियोमा जो कि स्पेसिफिक होता है एस्बेस्टोस एक्सपोजर का, तो ये हमें मिल सकता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि बेरिलियम का, मैंने बताया था बेरिलियम जो है वो टिश्यूज सेल्स को एक्टिवेट करेगा, टी सेल एक्टिवेशन होगा, साइटोकाइंस मैक्रोफेज एक्टिवेशन होगा और नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन इसमें होगा, ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होगा, इम्यून सेंसिटिविटी के कारण, हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए केसेस वापस से एक छोटा सा बार बार पढ़ लिया। कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियस नोड्यूल्स बनेंगे, सिलिकोसिस में नोड्यूलर लीजन्स एंड रिस्क ऑफ टीबी होगा, एस्बेस्टोसिस में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ये रिस्क ऑफ मीजोथीलियोमा होगा, बेरिलियोसिस में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी और ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन बनेगा। ये बेसिक सा मैंने समरी बता दिया।
फिर से कुछ कहानियाँ समझते हैं, ये कोल वर्कर्स के इस तरह की कहानियाँ होती हैं। कोल वर्कर्स इंडिया के अंदर तो इस तरह झारखंड वगैरह में जो माइंस होती हैं, जमशेदपुर में जो माइंस होती हैं, उसमें इस तरह का पूरा कोल वर्कर जो है इस तरह से काम करते, कोई उनमें प्रोटेक्टिव मास्क नहीं है, बस चल रहा है कार्यक्रम। ठीक है, इसी तरह ये जो है वो सिलिका इंडस्ट्री है। सिलिका इंडस्ट्री में जो आपने ग्रेनाइट इंडस्ट्री होती है ना, उसमें ये सब चीज़ होती है। ग्रेनाइट है, उसको काट रहे हैं। ठीक है, इन लोगों में भी ये पत्थर है, लेकिन इनके कोई मास्क यहाँ पे नहीं, झारखंड की जगह है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिलिकोसिस का रिस्क फैक्टर है पूरा। उसके बाद ये एक एस्बेस्टोस है, एस्बेस्टोसिस कॉज करवाता है। तो ये जो मटेरियल आपने देखा होगा, इस तरह के जो पाइप्स होती हैं, ये सब एस्बेस्टोस से बने हुए होते हैं। और जब ये बन रहे होते हैं और इसके जो डस्ट होती है, इससे एस्बेस्टोसिस और मीजोथेलियोमा वाला कैंसर होता है। फिर ये बेरिलियम है। बेरिलियम का जो यूज़ होता है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में होता है ना। एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो अलॉयज़ बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉयज़ होते हैं, वो बनाए जाते हैं। और उसमें ये एक्सपोजर क्रिस्टलाइन बेरिलियम डस्ट कॉज बेरिलियोसिस, और वो जो हमने बड़ा था ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करवाती हैं, बेरिलियोसिस करवाएंगे। ये फॉरेन की एक इमेज है ना, फॉरेन, इंडिया के अंदर की नहीं है, जिसमें इस तरह का प्रोटेक्शन इनको चाहिए होता है। कुछ एक रॉबिन्स में आपका एक टेबल है, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या, कौन कौन से जो एक्सपोजर हैं उससे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें जो कोल डस्ट है, कोल डस्ट के बारे में तो एंथ्रेकोसिस है। डिजीज़ कौन कौन सी है, और इसमें एक्सपोजर कैसे होगा, जब कोल माइनिंग में कोई जो कोयले की खदानें होती हैं उसमें काम कर रहा होगा, तो क्या कौन कौन सी डिजीज़ होंगी। एंथ्रेकोसिस हो सकता है, मैक्यूल्स बन सकते हैं, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो सकता है, कैप्लन सिंड्रोम हो सकता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं ना, एक एक करके जब डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा तब उसमें जानेंगे। सिलिका जो मटेरियल है वो मेटल कास्टिंग वर्कर्स है, सैंड ब्लास्टिंग है, हार्ड रॉक माइनिंग है, स्टोन कटिंग है, इन सब चीज़ों में होगा तो सिलिकोसिस और कैप्लन सिंड्रोम हो सकता है। एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में माइनिंग है, मिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग एंड रिमूवल ऑफ इंसुलेशन जो होता है, उसमें एस्बेस्टोसिस का जो यूज़ होता है वो इंसुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बनते हैं जो कि थर्मल इंसुलेशन करवाते हैं, तो उसमें एस्बेस्टोस का यूज़ होता है। तो इसमें प्लूरल प्लेक्स बनेंगी, कैप्लन सिंड्रोम हो सकता है, मीजोथेलियोमा पढ़ा था हमने, कार्सिनोमा ऑफ लंग, लैरिंग्स, स्टमक, कोलोन, ये सब भी हो सकता है। बेरिलियम में कौन सी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इंडस्ट्री, उसमें यूज़ होता है। एक्यूट बेरिलियोसिस हो सकता है, बेरिलियम ग्रेनुलोमेटोसिस हो सकता है, लंग कार्सिनोमा में डाउटफुल है। आयरन ऑक्साइड में सिडेरोसिस होगा वेल्डिंग वाली इंडस्ट्री में। फिर बेरियम सल्फेट बेरिटोसिस होगा माइनिंग में। एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, सिडेरोसिस आयरन ऑक्साइड है, बेरिटोसिस बेरियम सल्फेट है। स्टेनोसिस टिन के लिए तो स्टेनियम बोलते हैं शायद, है ना, स्टेनम बोलते हैं टिन को, तो स्टेनोसिस हो गया, माइनिंग में होता है। ठीक है, फिर मोल्डी हे जो होती है फार्मिंग के अंदर, उसमें फार्मर्स लंग हो सकता है। बेगेसिस जो होता है, बेगेसियोसिस हो सकता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉल बोर्ड या पेपर बनाने की जो इंडस्ट्री होती है उसमें होता है। फिर बर्ड ड्रॉपिंग से बर्ड ब्रीडर लंग हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। और बर्ड हैंडलिंग में होता है ना, बर्ड हैंडलिंग है जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें भी यूज़, इसमें बर्ड की हैंडलिंग होती है, तो उसमें हो सकता है। ऑर्गेनिक डस्ट दैट इंड्यूस अस्थमा कौन कौन सी है, तो कॉटन है, तो बेसिनोसिस है। और ये बेसिनोसिस और बेगनोसिस में याद रखना है ना, कॉटन में क्या होगा, बेसिनोसिस है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। रेड चेडार डस्ट है तो अस्थमा होगा, और लंबरिंग और कारपेंटरी में। ठीक है, केमिकल फ्यूम्स है तो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया, बेंजीन, इंसेक्टिसाइड, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, पल्मोनरी एडिमा, ARDS, म्यूकोजल इंजरी, फल्मिनेंट पॉइजनिंग है, ऑक्यूपेशनल एंड एक्सीडेंटल एक्सपोजर। इससे आपके जो MCQs आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, नीट के लेवल के भी, PG के लेवल के भी, और थ्योरी के लेवल के भी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। डायग्नोस्टिक अप्रोचेज में क्या होगा, एक्यूपेशनल, अगर क्लिनिकल हिस्ट्री में तो एक्सपोजर मिलेगा एक्यूपेशन का, इमेजिंग एक्सरे करवाएंगे बेसिक, फिर CT स्कैन होगा। ठीक है, HRCT स्कैन करवाते हैं, फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, भैया लंग्स अच्छा है, लंग्स के फंक्शंस अच्छे हैं, है ना, ये सब चीज़ें। और बायोप्सी करेंगे कंफर्मेशन के लिए। बेसिक सा है, छोटा सा समझना है, बस सुन लो। प्रिवेंटिव मेजर्स है, कैसे करोगे, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेना, प्रॉपर वेंटिलेशन वर्क प्लेसेस पे होना चाहिए। मैनेजमेंट स्टडीज क्या है भैया, एक्सपोजर को फर्दर अवॉइड करो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो, अगर हो गया है तो रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवाओ। ठीक है, टेक अवे है समरी फटाफट से, लंग डिजीज फ्रॉम द डस्ट इनहेलेशन होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या क्या होंगे, पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी, अमाउंट, इरिटेंट्स, होस्ट फैक्टर्स,
किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, तो ये फाइब्रस नोड्यूल्स बन सकता है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, हाइपर सेंसिटिविटी काय में बनेगा, हाइपर सेंसिटिव बनेगा बेरिलियम में, बेरिलियोसिस में, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एस्बेस्टोसिस में, फाइब्रस नोड्यूल्स बनेंगे कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में और सिलिकोसिस में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन हमने देख लिया। बस इतना ही है, आगे हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें शॉर्ट नोट आता है आपका कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस पे, सिलिकोसिस पे, एस्बेस्टोसिस पे। ठीक है, बेरिलियोसिस पे भी आ सकता है, तो छोटा छोटा पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।